चलो शुरू करो भाई। हाइब्रिड में छोड़ देना मोबाइल को, इधर आ जाए बस। पेज नंबर बताएं। जी चलें भाई, स्टार्ट करें। R2 के लिए हाइब्रिड ऑन करवा दो भाई। पढ़ें एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। Which two of the following are adjusting events? Company made इससे समझ लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हुई हैं फॉर इशू। कंपनी मेड एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विद अ कस्टमर। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होती है? यानी बाहर आके मेरे से पैसे ले लो, कोर्ट में क्या लेने खत्म करो, जज साहब को भी फ्री करो, केस पे ड्रॉ करते हैं। आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद पैसे दिए किसी को, केस लॉज हुआ था साल से पहले, क्या एडजस्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? जी एडजस्टिंग ही पूछा। इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू इस दिन थी 40 रुपए, डिक्लाइन इन फेयर वैल्यू हो गई है बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट एंड डेट व्हेन ऑथराइज्ड, इस दिन होगी है 25 रुपए। हमने एक रूल पढ़ा था, रूल 2। रूल 2 में हमने ये पढ़ा था कि अगर कभी आपके इन्वेंट्री और डेटर, रूल 1 में पढ़ा था, साल के बाद कम वैल्यू पे बिके तो उनको आपने साइलेंस के केस में एडजस्टिंग इवेंट लेने, जल्दी आ जाए। और इन्वेस्टमेंट अगर साल के बाद सस्ती हो भी जाए तो उसको आपने क्या लेना है, एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग। तो ये वो रूल 2 था उस सवाल के अंदर, पता नहीं सवाल किस पेज पे था, तो पेज नंबर फलां पे सवाल था जिसमें ये नॉन एडजस्टिंग था। कंपनी वॉलनट वाला जो सवाल था, कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर डैमेजेस, जुर्माने की प्रोविजन बनाई है कंपनी ने इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेंडिंग सूट which was decided by court after balance sheet date with the same amount of damages। अब जरा मुझे बता दें, कंपनी ने मेड अ प्रोविजन फॉर डैमेजेस, कंपनी ने डैमेजेस के लिए प्रोविजन बनाई है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेंडिंग सूट, एक पेंडिंग केस के बारे में, विच वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट आफ्टर बैलेंस शीट डेट विद द सेम अमाउंट ऑफ डैमेजेस, सेम अमाउंट ऑफ डैमेजेस के साथ। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पॉइंट डी जरा पढ़ें। डायरेक्टर्स अप्रूव द प्लान टू क्लोज डाउन द मेजर सेगमेंट बिफोर द बैलेंस शीट डेट, बट द अनाउंसमेंट टू मेड द पब्लिक वॉज मेड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अनाउंसमेंट हुई थी रिपोर्टिंग डेट के बाद। और मुझे बता दें, ये डिसाइड करने की बेस पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा, डिसाइड इधर हो गया, अनाउंस इधर हो गया, इसको आप कभी भी एडजस्टिंग इवेंट नहीं कह सकते। वजह बताएं? क्योंकि डिसीजंस तो रिवर्स हो सकती हैं इजीली, जब तक अनाउंस नहीं होगा तब तक इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इट इज एन, तो डिसीजन टू रीस्ट्रक्चर इफ अनाउंस्ड हियर विल नेवर बी एडजस्टिंग इवेंट, बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग की लाइबिलिटी इस डेट पे थी ही नहीं, क्योंकि जब तक कम्युनिकेट नहीं हुई तब तक लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो ही, मैंने डिसीजन कर लिया है तो इधर मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन भी बन गई है।
सोचें जरा, मैंने डिसीजन कर लिया है तो इधर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या है? डिसीजन पास्ट इवेंट होगा या अनाउंसमेंट? इसलिए ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन गया और ये भी। अच्छा, अब इसको पढ़ें। एक कंपनी ने प्रोविजन बनाई है फॉर डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेंडिंग सूट विच वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट ने डिसाइड कर लिया था आफ्टर रिपोर्टिंग डेट विद द सेम अमाउंट ऑफ डैमेजेस, उसी अमाउंट के साथ। अब ये किसी हद तक जहन में थॉट आ सकती है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। ये थॉट क्यों आ सकती है जहन में? कंपनी मेड अ प्रोविजन, कंपनी ने बना ली भी है प्रोविजन, जो कि इसका मतलब है ईयर एंड पे खड़े होकर इसने प्रोविजन बना ली भी है, विच वॉज डिसाइडेड बाय कोर्ट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विद द सेम अमाउंट ऑफ, एग्जैक्ट उन्हीं अमाउंट से कोर्ट का फैसला भी आ गया। अगर 1 रुपया ऊपर नीचे हो जाता तो फिर तो मैं मानता हूं कि मैं एडजस्टमेंट 1 रुपए की ओर करता। अब खींच तान के इसको नॉन एडजस्टिंग कहा जा सकता है, लेकिन इसकी थीम तो यही है ना कि केस साल से पहले चल रहा था और डिसाइड साल के, तो इनको नॉर्मली कौन सा इवेंट कहा जाता है? एडजस्टिंग। तो मेरे ख्याल से अब 2 उसने कहा था, तो इसमें ये खींच तान के आ जाना चाहिए था। वैसे सूली तौर पे अगर एक प्रोविजन मेड कर ली हुई है और बाद में विद द सेम अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिसाइड हो गई है, तो अब मैं किस हद तक एडजस्ट करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? वो तो ऑलरेडी सही है, पता नहीं तो अजीब सा है। बहरहाल मुझे तो नहीं समझ आता। आगे चलें खैर, अब इक्का दुक्का चलता है। अगला पढ़ लें। डायरेक्टर्स अप्रूव्ड द प्लान टू क्लोज द मेजर डिवीजन बिफोर ईयर एंड। अनाउंस इधर हो गया, बट अनाउंसमेंट टू डिसाइड, प्लान इधर हो गया और क्लोज बाद में हुआ है। तो बोलें इज इट एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग? और नॉन तो पूछा हुआ है, इसलिए टिक करें। कंपनी मेड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विद अ कस्टमर आफ्टर ईयर एंड फॉर डिफेक्टिव गुड्स सप्लाइड बिफोर ईयर एंड। चीज़ें इधर बेची और एडजस्टमेंट इधर हुई, तो इसका मतलब है साल के एंड पे ये केस चल ही रहा था ना, तो इट इज़ एन, इधर नॉन एडजस्टिंग को टिक करना है, को करना था। फ्रॉड डिस्कवर हुआ है आफ्टर द ईयर एंड, जो साबित करे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। डिस्कवर साल के बाद हुआ है, डिस्कवर आफ्टर ईयर एंड, लेकिन मसला किस में था? हमारे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दिस इट्स एडजस्टिंग। अच्छा, इस को ना मैंने क्लास में भी बताना है, मुझे कल याद करा दीजिएगा। चेंज इन इनकम टैक्स रेट अनाउंस्ड आफ्टर ईयर एंड। हुकूमत ने इस दिन रेट टैक्स का रेट बदल दिया है, तो अगर हुकूमत ने इस दिन टैक्स का रेट बदल दिया है तो क्या मैं इस दिन आके चेंजेस करूं या ये सोलली अनाउंस ही साल के बाद हुआ है? सो दैट्स व्हाई इट इज अनाउंस कब हुआ है बोले? अच्छा, इसमें ना बड़ी अजीब सी चीज़ है, आपको मैंने क्लास में पढ़ानी है कि गवर्नमेंट इस दिन कह दे कि टैक्स रेट मैं बदल रही हूँ और पिछले साल का भी रेट अब मैं वही लूँगी, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दे, तो भी मैं इसको नॉन एडजस्टिंग ही कहूँगा। बिकॉज IAS 10 की बेसिक थीम ये होती है कि जिसका मसला साल के एंड पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, वो अगर साल के बाद राइज हो जाए तो मत एडजस्ट करें। तो बड़ी हार्ड टू डाइजेस्ट बात होगी, कल क्लास में याद कराइएगा करूँगा। उसमें मैं यहाँ तक कह दूँगा कि अनाउंस हुआ है अगर साल के बाद कि फ्यूचर का रेट चेंज है, फिर तो कोई बच्चा परेशान होगा ही नहीं, ये तो नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन उसमें मैं यहाँ तक कह दूँगा कि अनाउंस हुआ है साल के बाद कि पिछले साल का रेट ये है, तो हम कहेंगे हमें इस दिन नहीं पता था, दैट्स व्हाई इट इज हाउएवर इफ इट इज मटेरियल, तो फिर आप जो है वो कर लें। हाँ जी, जो ये सारी बात करूंगा इंशाल्लाह मैं कल। तो फिलहाल मेरे ख्याल से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस इस बेस पे इसको नॉन एडजस्टिंग कह देते हैं, अनाउंस्ड आफ्टर। बाकी डिटेल इंशाल्लाह कल की क्लास में कर लेंगे, वो फिर लंबी बात है।
जी, बैलेंस शीट डेट से पहले कोई चीज खरीदी है, उसकी प्राइस डिटरमिन हुई है, ऊपर से मिला के पढ़ें। Which two of the following events after the balance sheet date would normally require adjustment, यानी adjusting event, in the amounts recorded in financial statements in accordance with IAS 10? Which two of the following events after the balance sheet? अब ये जो लफ्ज वो लिख रहा था ना बार बार, आफ्टर ईयर एंड, इस तरह के जो लफ्ज लिख रहा था आफ्टर ईयर एंड, ये ऊपर उसने सवाल का पार्ट बना दिए। अब जरा पढ़ें चारों को, ये ऊपर उसने सवाल का पार्ट बना दिए। जल्दी करें जी, कौन कौन सा है? Which two of the following events after the balance sheet date normally require adjustment? बैलेंस शीट डेट के बाद क्या हुआ है? After the balance sheet date, determination of cost of asset that was purchased before the, ये तो स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स में लिखा हुआ था, ये कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग। आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अनाउंसमेंट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट्स, ये कौन सा इवेंट है? अभी बताया, नॉन एडजस्टिंग। आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये तो फाइनल वाला होता है ना, तो ये तो नॉन एडजस्टिंग है। हाउएवर इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, लेकिन डिस्क्लोजर तो पूछे नहीं उसने बस पूछे रिक्वायर एडजस्टमेंट। आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैंकरप्सी डिक्लेयर हो गई है एक कस्टमर की, जिसने पैसे देने थे हमारे ईयर एंड के ऊपर। अब बैंकरप्सी क्यों डिक्लेयर हुई? उसकी फैक्ट्री में आग साल से पहले लगी थी या साल के बाद लगी थी, इसकी रीजन नहीं बताई हुई। इसको हमने साइलेंट वाला सिनेरियो कहा था। कौन सा वाला? बैंकरप्ट हो गया है, क्यों हुआ? रीजन नहीं पता। तो जब कोई पेरेंट रीजन ना हो तो भाई जरा लॉजिक पे चलें। आप इस दिन पता चल गया डेटर बैंकरप्ट है और कोई हादसा नहीं हुआ उसकी फैक्ट्री में, तो इसका मतलब है आप इस दिन भी पैसे लेने जाते तो वो आपको लिफ्ट ना कराता, क्योंकि बैंकरप्सी ऐसी नहीं हो जाती, कई महीनों से कोई मसले चल रहे होंगे उसके। तो ये साइलेंट वाला सिनेरियो है। रीजन पता है क्या होती है? रीजन ये होती है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई या हुकूमत ने कोई ऐसी बात कर दी उसके साथ, या उसके एसेट्स चोरी हो गए, तो रीजन मेंशन नहीं है, तो लिखिए ये साइलेंट वाला सिनेरियो है। तो साल के बाद अगर डेटर कम पैसे दे दे, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अगर बैंकरप्ट हो जाए और वजह ना बताइए बैंकरप्सी की, तो इट मींस के इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। चलें जल्दी करें, प्रोविजन निकालें। अच्छा, इसको ना साथ पहले ख़त्म कर दें, IAS 10 के सारे, ये 6 और 7 भी साथ ही कर दें। चलिए आप 7 करें। Which of the following events arising after year end is an after year end discovery of fraud? ये भी ऊपर लाइन में लिखा था विच आर इनकरेक्ट फाइनेंशियल, तो ये तो क्या है? अच्छा, आफ्टर ईयर एंड अनाउंसमेंट नॉट, तो इसलिए ईयर एंड के बाद अनाउंसमेंट हो रही है। अगर ईयर एंड से पहले अनाउंसमेंट होती फिर ऑब्लिगेशन बननी थी। आफ्टर ईयर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट, साल के बाद प्लांट जला तो साल के एंड पे तो कोई मसला नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। आफ्टर ईयर एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ मेजर लोन, ये भी हमने क्लास में नहीं पढ़ा हुआ,
ये आपको किसी दिन पढ़ाऊंगा। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन ये होता है कि लोन को करंट से नॉन करंट करवाना या नॉन करंट से करंट करवाना। अच्छा आगे चलें। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विच अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर, अगेन ये लाइन ऊपर इसने लिख दी है, आफ्टर द बैलेंस शीट रेट चेंज इन टैक्स रेट। अब ये वाली बात इंशाल्लाह कल क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, बट प्लीज बी कॉन्फिडेंट, आफ्टर द बैलेंस शीट रेट अगर रेट चेंज हो जाए तो हमें कोई इल्हाम नहीं था कि साल के एंड पे क्या होना है। ये लाइन बेशक ना पढ़ें, ये इट इज आ, इसको क्रॉस कर, हमने एडजस्टिंग बताने हैं। आफ्टर द बैलेंस शीट डेट डिस्कवरी ऑफ अ फ्रॉड दैट हैड अकर्ड इन आवर ईयर, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस ऑफ प्लांट विच वाज सोल्ड इन आवर ईयर। ये तो स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स में लिखा हुआ था। आफ्टर द बैलेंस शीट डेट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री, साल खत्म होने के बाद एक फैक्ट्री में आग लग गई, ऑन यकम अक्टूबर 2013 एक्स लिमिटेड कमेंसिंग, बस जल्दी करें 10-15 मिनट में खत्म करें, घर जाएं। ऑन यकम अक्टूबर 2013 एक्स लिमिटेड कमेंस्ड ड्रिलिंग फॉर ऑयल इन अंडर सी ऑयल फील्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेजेस टू सी बेड, जब ऑयल निकालते हैं तो सी बेड खराब हो जाता है, जिसकी रिस्टोरेटिव कॉस्ट एक 10,000 पर मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है। ओके नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड एक्सट्रैक्टेड 250 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इन द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014। एक्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द ड्रिलिंग इक्विपमेंट, देग भी निकालनी है और खाना खा चुके हैं, प्लेटें भी उठानी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेज टू सीबेड, extracted 250 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। और दूसरी लाइबिलिटी डिसमेंटल द ड्रिलिंग इक्विपमेंट। चलें जी जल्दी करें, अमाउंट निकाल दें यार, ये छोड़ें, डिस्काउंट रेट वो दे रहा है एंड ₹1 हैज़ अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 68, ये हम कैलकुलेटर पे ही निकाल लेंगे, इसको छोड़ें, जल्दी करें, प्रोविजन बताएं। लाइफ 5 साल है। जी अमाउंट बताएं। 24.65 गलत है जी। सितंबर 14 मेरा ईयर एंड है। व्हाट इज द टोटल प्रोविजन? एक्सट्रैक्शन प्लस डिसमेंटलिंग। ये क्या मतलब है एक्सट्रैक्शन प्लस डिसमेंटलिंग? एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल अगर ना होती तो ये वाला खर्चा ना होता, बताया था। ये देखें, ये सी बेड है, एक तो इक्विपमेंट ड्रिल किया हुआ है, दूसरा जब ऑयल निकाला तो साइड पे गंद पड़ना भी शुरू हो गया, तो ये दोनों लाइबिलिटीज हैं हमारे ऊपर। अब ऐसा करें, सबसे पहले तो आसान वाली निकाल लें, ऑयल वाली, रुपीज इन मिलियन। ऑयल की वजह से कितना ऑयल निकला है? 250 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल निकला है, 10,000 पर मिलियन बैरल, तो बस ठीक है, 250 मिलियन बैरल्स ऑयल निकला है। बैरल्स या केजी? बैरल्स, तो बैरल्स कोई ऑयल के लिए लफ्ज़ यूज होता होगा, तो इसको 250 मिलियन बैरल समझ लें, 250 मिलियन किलो समझ लें, मल्टीप्लाइड बाय 1000 पर मिलियन, 10,000 पर मिलियन मल्टीप्लाइड बाय
तो इसको एंड पे डिवाइड कर दें आप उससे 1 मिलियन से, 2.5 मिलियन आ गया। अच्छा, लाइबिलिटी किस दिन मांगी है? 30 सितंबर 14 को। तो आप बताएं ये जो प्लांट की डिसमेंटलिंग है इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है? जी बिल्कुल, इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे आप इस 30 मिलियन को रेज टू पावर -5 करके, रेज टू पावर -5 करके, खुदा के लिए यकम अक्टूबर 13 पे खड़े होके, यकम अक्टूबर 13 पे खड़े होके रेज टू पावर -5 करेंगे। फिर 30 सितंबर 14 पे आके जब आप प्रोविजन का कैरी डाउन निकालेंगे तो फिर आप रेज टू पावर -4 करेंगे, बाकी फाइनेंस कॉस्ट में डालेंगे। लेकिन मुझे इससे कंसर्न ही नहीं, मैंने सिर्फ इस प्रोविजन जो ड्रिलिंग वाली है इसको निकालना है खड़े होके 30 सितंबर 14 को। तो मैं डायरेक्ट क्यों ना सोच लूं, किस दिन खरीदा? यकम अक्टूबर 13 को। जिस दिन खरीदा उस दिन से लेके ईयर एंड तक कितने साल हैं टोटल? 5 टोटल साल हैं 5, सॉरी एंड तक डी इंस्टॉल करने तक टोटल कितने साल हैं? 5। और मुझे गुजरे हुए कितने साल हो गए? तो कितने साल और रह गए? तो एट 30 सितंबर 14 हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो 30 इंटू 0.05, कुछ और भी होगा, 0508, चलें जी नोट कर लें। समी वाला पैगाम पहुंच गया आपको? पॉज करो। ये समझ आ गया ना कि रेज टू पावर -5 करके सवाल शुरू करना था, फिर अनवाइंडिंग करनी थी, फिर रेज टू पावर -4 करके प्रोविजन निकालनी थी। अल्फा एज ईयर एंड 31 दिसंबर 2014 और 15 दिसंबर 2000 साल खत्म होने से 15 दिन पहले डायरेक्टर ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया डिसीजन टू कि हम कुछ एम्प्लॉयज़ को रिडंडेंट करने लगे हैं। सम ऑफ द एम्प्लॉयज़ करंटली वर्किंग यूनिट विल बी ट्रांसफर टू अदर्स। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी 8 लाख। लीज टर्मिनेशन कॉस्ट भी डालेंगे क्योंकि ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जब आप फैक्ट्री बंद कर रहे हो तो जो प्लांट वगैरह लीज पे लिए हुए हैं उनसे कोई बेनिफिट नहीं आना, तो लीज टर्मिनेशन कॉस्ट। अच्छा, लीज टर्मिनेशन कॉस्ट ये होती है, अगर मैं इसको ऑनर करूं तो प्लांट चलाता रहूंगा, ऑनर तो कर में रहा नहीं। और अगर वैसे ना इसको देना चाहिए कि लीज टर्मिनेट करें ना, लीज टर्मिनेट ना करें और चलाते रहें तो इनफ्लो 0, और इधर रेंटल आने चाहिए, रेंटल, और फिर इसको कंपेयर करना चाहिए पेनल्टी से। लेकिन डायरेक्ट ही वो टर्मिनेशन कॉस्ट दे देते हैं, यानी कैंसिल करने की पेनल्टी। तो बस ठीक है, इसी को उठा लें। तो ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट होता है असल में। रीलोकेशन रीट्रेनिंग को इग्नोर करें, आगे चलें। जल्दी बताएं भाई। Titanium is preparing financials for the year ending 30 September 2017. TLA is facing a number of legal claims from its customer with regards to faulty products sold. Past event तो हो चुका है, faulty products sold underline, past event तो हो चुका है। Total amount being claimed is 35 लाख, मांगा लोगों ने 35 लाख है। लॉयर को ख्याल है कि 80% चांस है कि वो लोग जीत जाएंगे। इसका मतलब है प्रोबेबल है हमारा हारना। According to IAS 37, what amount if any should be recognized? पूरा 35 लाख, पूरा 35 लाख। इस पे 80% नहीं लगाना, ये तो केस हारने जीतने वाला 80% है, अमाउंट पे लगाने वाला तो नहीं है। During the year, Platinum acquired an iron ore mine at a cost of 600 million. In addition, when all the ore has been extracted, the company will face estimated costs for landscaping the area that have a PV of 200. These costs would still have to be incurred even if no further ore was extracted.
तो बताएं जी प्रोविजन किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 600 पे या 200 पे या किसी और चीज पे? सवाल पूछ ही नहीं रहा प्रोविजन किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ माइन पूछ रहे हैं, एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 600। पीवी दे दिया उसने खुद ही, पीवी निकालने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट नोट भाई, चाय का कह दो मेरे लिए। कैनन लिमिटेड इज बीइंग सूड बाय कस्टमर फॉर 20 लाख रुपए फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ कैंसल्ड ऑर्डर। सीएल हैज ऑब्टेन्ड लीगल ओपिनियन दैट देयर इज ए 20% चांस दैट वी विल लूज। बताएं जी, 20% चांस हमारे लूज करने का, तो प्रोबेबल है या पॉसिबल है? इसलिए क्या डिस्क्लोज होना चाहिए, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अकॉर्डिंगली वी हैव रिकॉर्डेड अ प्रोविजन ऑफ 4 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम। हमने 4 लाख की प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली है। 4 लाख की प्रोविजन क्या कर ली है? क्या ये केस हारने जीतने वाला 20% था या अमाउंट पे लगाने वाला? 20% चांस डेट वी विल लूज, केस हारने जीतने वाला था या अमाउंट पे लगाने वाला? तो भोंगे तुमने अमाउंट पे लगा दिया। द अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग आर एस्टिमेटेड एट 1 लाख। अच्छा, केस हारे या जीते, लॉयर ने लाख मांगना ही मांगना है, इसकी अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। एज द केस विल नॉट गो टू कोर्ट अंटिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक केस कोर्ट में नहीं जाना, लेकिन जाएगा। केस हारे या जीते, लॉयर को तो लाख देना ही देना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन दैट शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड? शुक्र है रेक्टिफिकेशन नहीं मांगी। दैट शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है ओरिजिनल अमाउंट बता दो, बस 1 लाख 1 लाख। वरना अगर रॉन्ग की तरफ आता तो फिर अकाउंटेंट ने ये वाली एंट्री की हुई है और ये वाली नहीं की हुई, और करनी चाहिए थी ये वाली नहीं और ये वाली, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं मांगी, शुक्र है उसने पूछे कि व्हाट शुड हैव बीन मेड, तो वो तो फिर मेरे ख्याल से इसकी जरूरत ही नहीं है। शुड हैव बीन मेड इज 100, नोट कर लें। बहरहाल रॉन्ग तो मांगी नहीं उसने। रॉन्ग को मैं इसलिए काट रहा हूं कि रॉन्ग गलत की है मैंने आपके सामने, नहीं रॉन्ग एंट्रीज अल्लाह का शुक्र है सही की हैं, मैं इसलिए काट रहा हूं कि इसके रेक्टिफाइंग बनानी नहीं है, बनानी सिर्फ क्या है, ओरिजिनल एंट्री। हाँ मडियो, कर लो, मेरे से भी बात कर लिया करो, मैं भी जाके घर में कह दूं मेरे से भी बात कर रहे हैं लोग। ओके, In a review of its provisions for the year ending 31 March 2015, entity's assistant accountant has suggested the following accounting treatments. Provisions को review करते हुए उसने ये मशवरे दिए हैं। मशवरा नंबर 1, which of the above suggested treatment is permitted by IFRS? Point 1, permitted and not permitted? हाँ जी बताएं भाई। कहते हैं 2 लाख की एंट्री कर लो। हमने कहा कि बेटा क्यों? कहते हैं मुझे पता है अगले साल कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमारे साथ, हर साल होता है, अल्लाह का शुक्र है, अगले साल भी कुछ हो जाना है, ऐसी किसी को देने ही पड़ने हैं। कोई क्रिच क्रुच बीच में से निकल रहा, कहते हैं तुम लोगों ने ये किया था ये किया था। तो देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट। अनफोर्सीन लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है? नागहानी आफतें जो आ जाएं, अब वो पता नहीं आनी है नहीं आनी है, तो ऐसी हिफाजत की दुआओं का इस्तेमाल करो मेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? तो असरात हैं, पता नहीं बातें करते रहते हैं।
पार्शियल रिवर्सल ऑफ अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन, पहली बात है अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन की प्रोविजन नहीं होती, ये पता नहीं क्यों उसने लफ्ज़ यूज किया प्रोविजन। पार्शियल रिवर्सल ऑफ अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ज़ाहिरी बात है अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब रिवर्स होगी, चाहे पार्शियल हो चाहे पूरी हो, तो P&L के एतबार से तो खुशी ही है। पार्शियल रिवर्सल ऑफ अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट because the estimates of its remaining useful life has been increased by 3 years. accumulated depreciation को रिवर्स कर दो प्लांट के ऊपर, because the estimate of remaining useful life has been increased by 3 years. अच्छा, मैंने सोचा था 2 साल लाइफ होगी, मैंने सोचा था 2 साल लाइफ होगी, लेकिन यहां खड़े होकर पता चला कि अब मेरी रिमेनिंग लाइफ हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3। तो यहां खड़े होकर पता चला कि रिमेनिंग लाइफ मेरी बढ़ गई है 3 से। एस्टीमेट ऑफ इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3। तो अभी यहां खड़े होकर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 1 साल। बिकॉज द एस्टीमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हैज इंक्रीज्ड बाय 3 years। तो एस्टीमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 years मेरी बढ़ गई है। इसकी वजह से अब मैं सोच रहा हूं कि अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उल्टा दूं। क्या अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उल्टाना है या ये चेंज प्रोस्पेक्टिवली डील होती है? डेप्रिसिएशन हमारे साल की अगर गलत रिकॉर्ड होगी वो उल्टा दो, इस पे मैं मान रहा हूं, लेकिन इसकी वजह से अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पार्शियली रिवर्स कर दूं, यानी 50 से थोड़ा सा कम कर दूं, पूरा ना उल्टाऊं, 50 से थोड़ा सा पार्शियल रिवर्स कर दूं। अकमुलेटेड को उठा के रिवर्स करूं या करंट और फ्यूचर को? तो ये ट्रीटमेंट तो स्टैंडर्ड नहीं कहता, ये तो गलत है। रिवर्स करो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। अगर ये होता ना कि हमारे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, उसे रिवर्स करो और आने वाले सालों में असर डालो, ये बात तो ठीक थी। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उल्टाना तो अजीब सी बात है, ये बात गलत है। 1 million प्रोवाइड कर दो फॉर डेफर्ड टैक्स एट 25%, क्योंकि 4 million का सरप्लस आ गया है। वैसे हमारा इरादा कोई नहीं है एसेट बेचने का, इरादे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको गेन आ गया है, IAS 12 में हमने एंट्रीज पढ़ी थी, एसेट डेबिट, टैक्स रेट 25% है, 4 × 25% 1, प्रोवाइडिंग 1 million को प्रोवाइड कर दो, प्रोवाइडिंग 1 million फॉर डेफर्ड टैक्स एट 25% टू अ 4 million रीवैल्यूएशन। 4 million की रीवैल्यूएशन हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बेचना है या नहीं बेचना, जब भी कभी बेचेंगे तब डेफर करके आपने ये टैक्स देना है। सो यस यू मस्ट प्रोवाइड फॉर, इसको प्रोवाइड करना चाहिए। अब ये बहस इस पे हो सकती है कि ये प्रोविजन का लफ्ज़ इसके लिए यूज करना चाहिए या नहीं, लेकिन बस प्रोवाइड करना तो समझ आ रहा है। प्रोवाइड होता है लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना, तो लाइबिलिटी जरूर रिकॉर्ड कर लें इसकी, ये किसी हद तक ठीक है जी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। पॉइंट 1 में इनका सवाल है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो नहीं बन रही जी, बिल्कुल नहीं बन रही कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में ये था कि पास्ट प्रैक्टिस हो और अगली पार्टी के दिल में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो। तो अगर कई सालों से कस्टमर्स को आप जो है वो वारंटी ऑनर कर रहे हैं, तो अब उनके दिल के अंदर जो है वो उम्मीद पैदा हो जाएगी। अब आप वारंटी कार्ड दें ना दें, यू शुड फील लायबल। लेकिन ये अनफोर्सीन लाइबिलिटीज में को पार्टी का नहीं पता ना, अनफोर्सीन। अब किसके दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई होगी? जब मैंने ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड की होगी तो या तो बताते ना कि फलां पार्टी है, उसको हम ये लाइबिलिटी देते रहते हैं, तो इस वजह से वो पार्टी अब उसके दिल में उम्मीद क्रिएट हो रही है। तो अनफोर्सीन लाइबिलिटी जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो वो किसकी तरफ होगी? पार्टी का नहीं पता ना मुझे,
इसलिए ये लाइबिलिटी नहीं है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ सिंपल लिमिटेड। ठीक है, तू सिंपल है तो हम कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, केमिकल प्लांट है, पोल्यूट हो गया सराउंडिंग कंट्री साइड को, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया है और डिसीजन को पब्लिक भी कर दिया है। रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन, जी बिल्कुल। एसएल डिसाइडेड टू क्लोज वन ऑफ रिस्पेक्टिव, डिसीजन वाज मेड पब्लिक आफ्टर 30 जून। 3 पढ़े पहले, 3 पढ़े, फिर जल्दी जाएं, घर भी जाना है। दलाल का ईयर एंड है ये। पोटेंशियल लाइबिलिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी। जल्दी पढ़ लें। हाँ जी, नॉन कैंसिलेबल एग्रीमेंट हो गया है, बाद में पता चला कि प्राइसिंग एरर है जिसकी वजह से लॉस आएगा। जल्दी बताएं। बिल्कुल ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी लाइबिलिटी बनाएं। प्राइसिंग एरर आपकी हो गई है तो मतलब ये कि आप कोई एक्सेल की शीट बना रहे थे जिसमें आप ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि डॉलेंस वालों ने, याद होगा डॉलेंस वालों की मिसाल या कॉलेज की सफाई करने की मिसाल आप ले रहे थे, तो उसमें आप प्राइसिंग एरर आपसे हो गई। आपका ख्याल था कि वाइपर जो है वो आ जानी है मिसाल के तौर पे 500 रुपये के, वो 1000 रुपये का हो गया होता, क्लीनिंग मटेरियल इतने का आना है, वो महंगा हो गया हुआ था। अब ये प्राइसिंग एरर अगर आपने की है तो बस इसको बर्दाश्त करें। जब कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ करके साइन हो गए हैं तो अब आप कह रहे हैं वो जो चीज़ थी उसकी प्राइस निकालते हुए मसला हो गया। भाई ये तो पहले सोचना था ना आपने, चीज़ की प्राइस उतनी लिखते ना, अब साइन हो गए हैं तो साइन होने के बाद आप कैसे फिर सकते हो। अब आप चाहे आप 1000 सोचते रहे कि यार बिल के अंदर तुमने 4 लाख क्यों लिखे हैं, मैंने तो सोचा हुआ था इसमें 2 लाख की तुम्हें ये करूंगा चीज़ें, तो कहेगा यार तुम्हारा मसला, साइन करते, साइन करने से पहले एरर सोचनी थी ना। अब अगर आपसे गलती होगी या एग्रीमेंट करते हैं तो उसको बर्दाश्त करें। नॉन कैंसिलेबल है, पेनल्टी तो दे दे के जान नहीं छूट सकती, इसलिए ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये। अगला पढ़ें। रीस्ट्रक्चरिंग साल के बाद अप्रूव हुई है, अप्रूव्ड बाय बोर्ड इन अगस्त एंड येट नॉट बीन इंप्लीमेंटेड और कम्युनिकेटेड। अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई, कम्युनिकेट नहीं हुई। डेफर टैक्स और गेन है हमारे को, ये तो वही वाला है, इसके लिए लाइबिलिटी का लफ्ज़ अच्छा है, बिल्कुल लाइबिलिटी तो है ये, प्रोविजन का लफ्ज़ पता नहीं इसके लिए होना चाहिए या नहीं। बैलेंस ऑन द वारंटी प्रोविजन विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स फॉर विच देयर आर नो क्लेम्स एंड हुज वारंटीज अल्हम्दुलिल्लाह हैव ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड बाय 30 सितंबर 14। तो बिल्कुल वारंटी की लाइबिलिटी होती है, लेकिन अगर वारंटी कार्ड ही सारे के सारे ऐसे हैं जिनकी आखिरी डेट भी खत्म हो चुकी हुई है, तो हो सकता है हम मिसाल के तौर पे वारंटी देते हो 10 दिन की और हमने आखिरी सेल ही 1 सितंबर को की है, तो उसकी वारंटी 10 सितंबर को एक्सपायर हो गई है। तो कहते हैं वारंटी की लाइबिलिटीज हैं, लेकिन सारे वारंटी कार्ड अगर जितने हमारे पास आएंगे वो एक्सपायर ही हुए होंगे। करें अगला पढ़ा। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड लीगल ऑब्लिगेशन, यस और नो। डिस्काउंटिंग में बी यूज वेल एस्टिमेटिंग प्रोविजन, प्रोविजन निकालते हुए डिस्काउंटिंग भी करनी पड़ती है, हाँ डिसमेंटलिंग वाली। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग भी आती है। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कर लेनी चाहिए जब कंपनी का प्लान बन गया है और कम्युनिकेट भी हो गया है। A company has a policy of cleaning up environmental contamination caused by it, but is not legally obliged. क्या प्रोविजन बनाए? Yes, because it has a policy. 3 बातें पढ़ी थी, स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट या पास्ट प्रैक्टिस या पब्लिश्ड पॉलिसी, 3 बातें पढ़ी थी, एक पूरी हो रही है। कंपनी ने लीज पे लेने लगी एक ऑफिस बिल्डिंग जिसका आगे कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हम फंस गए हैं, अब कैंसिल नहीं हो सकता। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़े मेरी डियर, मैंने इनको टिक नहीं करना असल में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ रीजन फॉर रिकॉर्डिंग प्रोविजन, मैंने असल में वो इन द एंड इनको काट ही देना है, इन पे प्रोविजन बननी है, लेकिन इन द एंड जवाब सवाल कुछ हो रहा है। थोड़ी सी गर्म करवा दो।
थोड़ी हॉट। A company is closing down a division. The board has prepared detailed plans which have been communicated. Alhamdulillah. So there is a constructive obligation. हाँ आराम से करवा के लाओ, हमारा एक MCQ रह गया. A company has acquired a machine which requires a major overhaul every 3 years. हर 3 साल बाद मशीन को ओवरऑल कराना पड़ता है. Alhamdulillah, the cost of first overhaul is reliably estimated. अब जो हमने पहला ओवरऑल कराना है उसका अंदाजा लग गया. 12 लाख रुपए के अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरऑल कराना है. अब हम इसके लिए लाइबिलिटी बुक कर लें. किसकी तरफ? किसी की तरफ नहीं. मशीन आप बेच दें, कुछ भी कर लें. यू कैन अवॉइड दिस लाइबिलिटी. असल में इसको टेक करना था, नॉट अ. अच्छा पढ़े आइए. पॉज करो. हाइब्रिड में भी चेक लगा लो. आयरन लिमिटेड डील्स एक्सटेंसिवली विद फॉरेन एंटिटीज एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट दीज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस. आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के बाद एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. 31 दिसंबर और 30 अप्रैल $1 260 रुपए के. After the balance sheet date and before the date of authorization, there were abnormal fluctuations in the foreign currency rates. Foreign currency के rates में normal fluctuations आई हैं या abnormal fluctuations आ गई हैं? Abnormal fluctuations आ गई हैं. अब करें क्या? IL should adjust the foreign exchange year-end balances to reflect the abnormal adverse fluctuations. फर्ज करें ये मेरे डेटर्स हैं. फर्ज करें ये मेरे डेटर्स हैं. एबनॉर्मल एडवर्स का मतलब बताने लगा हूं. एबनॉर्मल एडवर्स, एडवर्स का मतलब है अब 260 की बजाय $1 कितने का हो गया है? 100 का. ये कौन सी फ्लक्चुएशन है? ये कौन सी फ्लक्चुएशन है? एबनॉर्मल एडवर्स. एबनॉर्मल एडवर्स क्यों है? एबनॉर्मली यानी 160 रुपए का फर्क आ गया ना. एबनॉर्मल और एडवर्स क्यों है? कि लॉस हो रहा है मुझे, मैंने डेटर से पैसे लेने हैं. क्रेडिटर होते तो फिर तो मजा आ जाता. ये एबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि 160 का. अच्छा अगर ये 259 हो जाता तो ये एडवर्स तो होता लेकिन इतना रियल ना होता, इतना एबनॉर्मल ना होता, बल्कि नॉर्मल होता. तो कहते हैं मैं एबनॉर्मल एडवर्स फ्लक्चुएशन आ गई है, इसको एडजस्ट कर. नहीं भाई ये डिसाइड हो गया था, ईयर एंड का रेट ही यूज करना है, बाद का रेट यूज नहीं करना. ये डिसाइड हो गया हुआ है. प्लीज ऐसी बातें ना करो हमारे साथ. आगे adjust the year-end balances to reflect all abnormal fluctuations in foreign exchange and not just abnormal. ये इसको छोड़ें, ये अजीब सी लाइन उसने डाली है. all abnormal fluctuations in exchange rates. सारी abnormal fluctuations को adjust कर दो. सारी का मतलब है यानी अगर ये 300 हो गया तो भी ऊपर की तरफ चला गया. all abnormal यानी all abnormal से मुराद है एडवर्स भी और गुड भी, फेवरेबल भी. यानी अगर डेटर बढ़ गए हैं ये भी बता दो, कम हो गए हैं तो मेरे भाई मान जाना यार, एडजस्ट ही नहीं करना होता. ये लाइन असल में है, एडजस्ट नहीं करना होता, इसको डिस्क्लोज करना होता है इफ मटेरियल. डिस्क्लोज कहां करना होता है? इफ. इग्नोर तो नहीं करना होता, ये बात भी गलत है. इग्नोर नहीं करना, डिस्क्लोज करना है. लेकिन इफ मटेरियल वाली लाइन तो उसने लिखी नहीं. अब सी को कैसे टेक करे? इफ मटेरियल वाली लाइन उसने लिखी नहीं. हाँ एबनॉर्मल से मुझे ये लग रहा है कि ये क्या है? मटेरियल है. इस वजह से माय डियर कर दें, कोई मसला नहीं, कर दें. ठीक है.
चलें वो निकालें ज़रा IFRS 3 और 10 के MCQs। ऐसे ही 5-7 मिनट थोड़ा सा हल्का सा। IFRS 3 और 10 किधर है? मिसाल के तौर पे ऐसे ही 41 निकालें ज़रा। Two years ago, Burhan purchased 60% of Hussein and 10% of Mirab. तो भाई इस पे तो IFRS 9 लगना है, और ये हमारी क्या है? सब्सिडरी। तो इस वो तो एसोसिएट की सेल हम नहीं लेते थे, तो इसकी सेल कहाँ से लेंगे? बुरहान इज नॉट एबल टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर मीरब पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है, यानी IAS 28 नहीं लगना, IFRS 9 लगना है। तो रेवेन्यू फॉर 3 कंपनीज इज एज फॉलोज। बस हल्का फुल्का देख लें, छुरी छुरी चलानी है, ठीक है, इस पे छुरी छुरी चलानी है, वरना तो फिर बस सीधा सीधा है। कौन सी ऑप्शन? 2 years हो गए, तो फिर कौन सी ऑप्शन? सी। किसको कंसोलिडेट नहीं करना? भाई कुछ स्टूडेंट्स चाय पी रहे हैं, चलें पीते रहें, ठीक है, कोई नहीं, आगे चलें, अच्छी बात है, पिए, पीनी भी चाहिए, तो सब पॉज ले लेके चलेंगे हम। अच्छा, ये तो P&L टाइप सवाल है। ऑन यकम जनवरी वीनस एक्वायर्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ग्रीस लिमिटेड। Extracts of their P&L for the year are as follows. Sale, cost of sale. Sales from Venus to throughout the year to September 30-14 consistently being 8 lakh per month. Venus Limited made a markup on cost of 25% on these sales. जी पहला काम क्या करना था? Into 9/12 ये काम करना था एक। दूसरा सेल बाय, ये तो फेस पे मसला हो गया ना, अब एडजस्टमेंट की तरफ आ जाएं। P2S सोल्ड की फिगर बताएं। 800 नहीं जी, बिल्कुल पर मंथ 800। ये शोर बीवी बनने के बाद वाली सेल लेते हैं या पूरे साल की लेते हैं? ये तो थ्रू आउट द ईयर सेल होती रही है, क्या करें, थ्रू आउट द ईयर होती रही है, लेकिन हमने कब से ऑनवर्ड्स की सेल देखनी है? आगे तो अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, वो कोई मसला नहीं। तो ये 2 एहतियातें थी जो करनी थी बस। जब सब बच्चों की चाय खत्म हो जाएगी फिर हम आगे चलेंगे, यानी घर चलेंगे। अब कोई बैलेंस शीट हेल्प कर दें साथ वाले को पीने में। एक था सवाल बड़े काम का, वो मुझे एक मिनट पॉज करो, इसी टाइम से और लोगों का ऐसी चीज़ें बैठी हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।